दोस्तों, यूं तो मैंने कभी भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया। डर और अंधविश्वास से मैं कोसों दूर ही रहा हूँ। मगर कई बार हम जो सुनते, देखते और सोचते हैं, केवल वैसा भी सच नहीं होता। कभी कभी सच भी अंधविश्वसनीय और अकल्पनीय हो सकता है। मेरा वास्ता भी एक ऐसे ही डरावने सच से पड़ने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। एक ऐसी ही खौफनाक घटना जिसने मेरी सोच और तमाम धाराएं बदल कर रख दी थी। मेरा दोस्त नीलेश, जो कि कभी मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे से मिलते ही रहते थे। ऐसे ही एक सुबह नीलेश का फोन आया। उसने मुझे अपने घर बुलाया। कारण पूछने पर उसने बताया कि हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। मैंने अपनी मम्मी से इजाज़त ली। उन्होंने नीलेश का नाम सुनते ही मुझे जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी, क्योंकि नीलेश सभी की नज़रों में एक अच्छा लड़का था। जब भी मेरे घर पर आता तो फौरन ही माँ के पैर छूता, इसीलिए मैं तो उसे संस्कारी बाबू कहकर ही चिढ़ाता था। बहरहाल मैं उसी दिन नीलेश के पास उसके घर जा पहुंचा। घर कहना भी गलती होगा उसे, क्योंकि वह एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले में रहता था। उसके पिता योगेश चंद शहर के जाने माने रईस थे। अनेक कंपनियों के मालिक। अलग अलग शहरों में उनके बहुत से बंगले थे, जहां अक्सर मैं और नीलेश आते जाते रहते थे। इस बार भी क्या कहीं ऐसी जगह जाने का प्लान था। ये सब सोचते हुए मैं जब उससे मिला तो उसने मुझे यूं गले से लगा लिया जैसे हम बरसों बाद मिल रहे हो। मैंने भी उसे छेड़ा, बस कर बे नौटंकीबाज, और मतलब की बात कर। बता क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में, जो मुझे सुबह सुबह यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ा। बताऊंगा यार, थोड़ी ठंड रख, नीलेश ने कहा। चल पहले पापी पेट की भी कुछ आग बुझा ले। इसके बाद एक नौकर ने हमारे लिए खाना लगाया। खा पीकर हम दोनों नीलेश के कमरे में पहुंचे। वहां पर उसने मुझे बताया कि इस बार हम लोग शिमला जा रहे हैं। वहां की खूबसूरती देखकर नाचने लगेगा तू। हरियाली ही हरियाली, आसपास ऊंचे पहाड़, और उन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे हुए शिमला नामक छोटे से शहर से कुछ ही दूरी पर हमारा बंगला है। हम दोनों की अगली ट्रिप वहीं की होगी। मेरा शक आखिर सही साबित हुआ। बिगड़ा हुआ वह रईस ज्यादा एक और टूर पर जाने का जुगाड़ बिछा चुका था, मगर उसने इस बार अपने घर वालों से ये बात छुपाई थी कि वह शिमला जा रहा है। मगर क्यों, ये एक सवाल मेरे दिमाग में खटक गया था, क्योंकि इससे पहले नीलेश ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो फिर इस बार वह ऐसा क्यों कर रहा था। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने जो जवाब मुझे दिया वह और भी ज्यादा उलझन में डालने वाला था। उसने कहा, अभी मैं तुमको इसकी वजह नहीं बता सकता, लेकिन वहां पहुंचकर तेरे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। अब चल जल्दी से अपने सवालों का पिटारा बंद कर भाई, और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन चल यहाँ से। मुझे इस बार कुछ ज्यादा उत्सुकता महसूस नहीं हो रही थी, जैसी हर बार होती थी। कारण तो ठीक ठीक अभी मैं भी नहीं समझ पाया था, लेकिन कुछ तो था जो मैं वहां जाने के लिए कुछ खास उत्सुक नहीं था। जाते समय नीलेश ने अपने मम्मी पापा को बोला कि वह दिल्ली वाले घर जा रहा है। मुझे उसका यूं झूठ बोलकर वहां से जाना ठीक नहीं लग रहा था, मगर मैं कुछ सोचते हुए भी चुप ही रहा। नीलेश ने अपनी सफेद रंग की कार निकाली और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह लेकर वहां से निकल लिया। उसके बगल वाली सीट पर मैं बैठा था। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक जगह रास्ते में कार रोककर उसने दो लड़कियों को अपनी कार में बिठाया। उनमें से एक लड़की को तो मैं भली भांति जानता था, क्योंकि वह भी कभी हमारे साथ ही पढ़ती थी। नाम था रूही। और दूसरी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, पूछने पर पता लगा कि वह रूही की दोस्त सोनिका है। अब हम कुल 4 हो चुके थे। नीलेश ने मेरी ही तरह उनको भी सुंदर सुंदर सपने दिखाकर अपने साथ चलने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। ये बात अलग थी कि उसने मुझे इस बारे में पहले कुछ नहीं बताया था। करीब 2 घंटे लगातार चलते रहने के बाद हम हरे भरे पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। जगह तो सचमुच सुंदर थी, जैसा नीलेश ने बताया था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। मैंने अपने पास वाली खिड़की खोल दी और ठंडी हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। घुमावदार रास्ते पर काफी देर तक चलते रहने के बाद हमारी गाड़ी एक आलीशान और सुंदर बंगले के सामने खड़ी थी। उसे देखकर हम सब बहुत खुश हो गए थे। बंगले से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा कमरा बना था, जिसमें से 2 आदमी निकल कर आए, जो उस बंगले के चौकीदार या फिर कहो कि नौकर थे। उन्होंने गाड़ी से हमारा सामान उतारा और उनमें से एक आदमी सामान को अंदर ले जाने लगा। दूसरा वहीं रुककर नीलेश से बोला, साहब आप यूं एकदम से बिन बताए यहाँ कैसे? तो क्या हुआ बोला। नीलेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपना बंगला है, जब जी चाहे तब आ सकते हैं यहाँ। वह सब तो ठीक है मालिक, भोला ने कहा, मगर आप तो भली भांति जानते हैं कि बड़े साहब ना तो खुद ही कभी यहाँ आते हैं और ना ही कभी आपको यहाँ आने दिया आज से पहले, लेकिन आज आप यहाँ। नीलेश बोला, अरे भोला, हम सबको यही बातों से पकाओगे या फिर कुछ खाना वाना भी पकाओगे?
नीलेश की इस बात पर लड़कियां हंस पड़ी, लेकिन मैं कुछ और ही सोचने में मशगूल हो गया था कि उसके पापा योगेश चंद यहाँ क्यों नहीं आते थे और नीलेश को भी यहाँ क्यों नहीं आने देना चाहते थे। इन सभी के पीछे क्या वजह है? अब एक बात तो साफ हो गई थी कि नीलेश के पापा नहीं चाहते थे कि नीलेश यहाँ आए, इसलिए नीलेश अपने घर वालों से झूठ बोलकर यहाँ आया था। मगर सवाल एक बार फिर वहीं आकर अटक गया था कि इतनी खूबसूरत जगह पर कोई क्यों किसी को आने से रोकेगा। बहरहाल हम सभी बंगले के अंदर पहुंच गए। बंगला जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता था, उससे कई ज्यादा सुंदर वह भीतर जाने पर दिखाई पड़ा। कमरों की खिड़कियां खोलने पर हरे भरे पहाड़ और गहरी खाई दिखाई दे रही थी। तरह तरह के पक्षियों की सुंदर आवाज सुनाई दे रही थी। लड़कियां तो बहुत ज्यादा रोमांचिक थी। रूही ने तो नीलेश के गाल पर किसी कर लिया था। मुझे रूही का ये काम गलत नहीं लगा, क्योंकि नीलेश और वह एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और बेइंतहा प्यार भी। रूही की इस हरकत पर नीलेश ने मुझसे आकर कहा, अबे साले शर्मीले इंसान, तू भी कुछ सीख मुझसे। ये जो सोनिका को यहाँ तक लाया हूँ ना, वो सिर्फ तेरे बारे में सोचकर लाया हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है वो, और जगह भी रोमांटिक है। मौका देखकर मार दे चौका और कर डाल प्रपोज, वरना सारी उम्र यूं ही कट जाएगी तेरी। शुक्र है उसकी ये बात उस वक्त सोनिका ने नहीं सुनी थी, वरना पता नहीं इस पर वह क्या सोचती। मैंने तो नीलेश के आगे हाथ ही जोड़ लिए और कहा, अपना मुंह बंद कर बे लव गुरु की औलाद, मुझ पर आशिकी का भूत मत चढ़ा। किसी तरह मैंने उससे पीछा छुड़ाया। थोड़ी देर बाद मैंने बंगले से बाहर जाकर भोला से पूछा, योगेश अंकल क्यों नहीं चाहते कि नीलेश यहाँ आए? भोला ने कुछ बेचैनी से जवाब दिया, अगर मैं इसकी वजह बताऊंगा तो शायद आप भी उस पर यकीन ना करें। भोला के इस जवाब ने मेरी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी थी। मैंने फिर से कहा, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। लंबी सांस लेते हुए भोला ने बताना शुरू किया। सालों पहले बड़े साहब योगेश चंद यहाँ घूमने आए थे और ये जगह उनको इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने मुंह मांगी कीमत पर इस बंगले को खरीद लिया। एक से एक कीमती सामान मंगाकर इस बंगले को सजाया और उसके बाद एक बार बड़े साहब और उनकी पत्नी यहाँ पर ठहरने के लिए आ गए। मगर उसके बाद दूसरी रात में ही उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि रात में आने वाली अजीब और डरावनी आवाजें। मैम साहब तो डर के मारे चीखी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने एक परछाई भागती हुई देखी थी। किसी तरह उन्होंने वह रात जाग कर गुजारी, मगर अगले ही दिन वह दोनों यहाँ से चले गए और फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आए। उसके बाद बड़े साहब ने इसको बेचने की कोशिश की, मगर एक रात यहाँ ठहरने के बाद ही इसे खरीदने वाला भी यहाँ से डरकर भाग गया था, क्योंकि उसने भी यहाँ कुछ ऐसा देखा था जो सामान्य नहीं था। उसके बाद बड़े मालिक ने इस बंगले के बाहर ये कमरा बनवाया और हम दोनों को यहाँ रख छोड़ा। उसकी पूरी बात सुनकर मैं फैसला नहीं कर पाया कि इन बातों में कितनी सच्चाई छुपी है। इसीलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या तुमने कभी रात के समय बंगले के भीतर जाने की कोशिश की है? नहीं साहब, वह डरते हुए बोला, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं इन झमेलों में क्यों पड़ूं? और मैं तो आपको भी कहता हूँ कि रात होने से पहले ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने कानों से भयानक आवाजें सुनी है जो बंगले के भीतर से ही आ रही थी। आगे मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नीलेश मुझे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुंचा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर खींचने लगा। चलो यार, एक बार अंदर चलकर तो देखो कि तुम्हारी वाली नीली ड्रेस में कितनी झक्कास लग रही है। उसका इशारा सोनिका की ओर था। यहाँ भोला मुझे हॉरर कहानियां सुनाकर डरा रहा था और एक ये महाशय मुझे रोमांस की दुनिया के सपने दिखा रहे थे। मैंने एक बार पीछे मुड़कर भोला की ओर देखा और नीलेश के साथ भीतर चल पड़ा। मेरे मन में अब ये सवाल घूमने लगा था कि क्या हमको रात में यहाँ रुकना चाहिए। भोला ने जो कहा, क्या वह सब सच है? तो इतना बड़ा सच जानते हुए भी नीलेश यहाँ क्यों चला आया? या फिर वह भी मेरी तरह इन सभी बातों को बकवास मानता है? जो भी हो, अब मामला दिलचस्प हो चला था। थोड़ी देर बाद सूरज पश्चिम दिशा में छिपने का संदेशा दे रहा था और मेरे मन में कई तरह की शंकाएं और अनसुलझे चक्कर काटने लगे थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। खाने पीने में ही हमें रात के 10 बज गए थे। उसके बाद हम सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पर कहानियां सुनने का निर्णय किया। एक से एक यूट्यूबर मैदान में थे, एक से एक अच्छी कहानियां मेरे सामने थी। उन सभी के बीच में एक और यूट्यूबर की प्रोफाइल पर मेरी नजर गई। महाशय का नाम मेहताब हॉरर स्टोरीज था। मैंने सोचा, दूसरे यूट्यूबर तो फिर भी फल फूल रहे हैं, चलो आज इन साहब की कोई कहानी सुन ली जाए ताकि इनका भी कुछ भला हो जाए। उनकी नई कहानी का नाम था गांव का खौफनाक घर। मैंने कहानी को सुनने के लिए अभी क्लिक किया ही था कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे को कोई जोर जोर से बाहर से पीटने लगा। मैंने समय देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने फोन को एक कोने में रखा और दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे सामने सोनिका खड़ी थी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछ पाता, उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
मैंने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजे से हट गया। उसके भीतर आने के बाद मैंने वापस दरवाजे को बंद किया और यहाँ आने का कारण पूछा। उसने बताया कि मुझे अकेले में डर लग रहा है, इसलिए यहाँ आ गई। उसकी इस बात पर मेरा माथा ठनका और मैंने पूछा, मगर तुम्हारे साथ तो रूही भी थी। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, वो तो नीलेश के साथ उस कमरे में है। ओह, तो ये चक्कर है। मैंने मन ही मन सोचा, जनाब अपनी लैला के साथ प्यार भरी कस्में खा रहे होंगे और इसे यहाँ भेज दिया ताकि मेरी नीयत भी आजमा सके। छोड़ूंगा नहीं कमबख्त को। क्या मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती हूँ? इस बीच सोनिका की कोमल आवाज ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और मैंने पहली बार उसको गौर से देखा तो महसूस हुआ कि वह बहुत खूबसूरत थी, किसी परी के जैसी। मगर इस वक्त मुझे उसकी हुस्न को निहारने से ज्यादा नीलेश की शैतानी पर गुस्सा आ रहा था। इसीलिए मैंने उससे कहा कि आप जितनी देर चाहें यहाँ रह सकती हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ उस कमबख्त नीलेश के पास उसका जबड़ा तोड़ने के लिए। उसने फिर से कहा, प्लीज मुझे अकेला यहाँ मत छोड़िए। और आखिरकार मैंने भी अपना बनावटी गुस्सा थूक ही दिया और वहाँ पर रुकने का फैसला कर लिया। कमरे में 2 पलंग मौजूद थे, इसीलिए मुझे सोनिका के यहाँ रुकने से कोई समस्या नहीं थी। अभी मैं इतना कुछ सोच ही रहा था कि एक दिल दहला देने वाली चीख से वह पूरा बंगला गूंज उठा। चीख इतनी तेज थी और डरावनी थी कि सोनिका डरकर मुझसे लिपट गई और डर से थर थर कांपने लगी। एकाएक हुई इस घटना ने मेरे भी कान खड़े कर दिए थे। कहीं भोला की बात सच तो नहीं है? यहाँ पर सचमुच किसी बुरी आत्मा का वास तो नहीं है? अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बाहर से ऐसी आवाज आने लगी थी जैसे कोई हिंसक जंगली जानवर घुर्रा रहा हो। मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई थी। खुशनुमा और खूबसूरत दिखाई देने वाला माहौल अब एकदम से ही रहस्यमयी और डरावना महसूस होने लगा था। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा तो उसी समय डरी हुई सोनिका ने कहा, प्लीज दरवाजा मत खोलिए आप, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने एक पल के लिए रुककर जब सोनिका की ओर देखा तो उसका सुंदर चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप डरिए नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बंगले के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, इसलिए किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांपती हुई सी सोनिका बोली, आप एक बार नीलेश को फोन करके पूछिए, क्या उसने भी कोई ऐसी आवाज सुनी है जैसी हमने सुनी है। सोनिका की ये बात मुझे कुछ जची और मैंने अपने फोन से नीलेश को कॉल करने का निर्णय किया। मगर उससे पहले कि मैं नीलेश से संपर्क कर पाता, उस कमरे के दरवाजे को कोई बाहर से पीटने लगा। ये सब देखकर एक बार फिर से सोनिका डर गई थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है? अबे घोचू, बाहर मैं हूँ नीलेश, दरवाजा खोल। दरवाजे को खटखटाने वाला नीलेश ही था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को खोल दिया। बाहर नीलेश और रूही दोनों खड़े थे। उनके मन में भी वही सवाल थे जो मेरे और सोनिका के मन में थे। नीलेश ने पूछ ही लिया, अभी अभी मैंने और रूही ने एक तेज चीख सुनी थी जो किसी लड़के की लग रही थी, और चीख यहीं कहीं से आई थी जहां इस समय हम खड़े हुए हैं। अब मेरा गुस्सा उन पर फूट ही पड़ा। अबे साले, अगर हमें भूतिया जगह पर पिकनिक मनाने लाएगा तो चुड़ैलों की चीखें ही तो सुनाई देंगी ना। नीलेश ने भी मुझसे कहा, क्या बक रहा है बे डरपोक, क्या अनपढ़ लोगों जैसी बातें कर रहा है तू? भूत प्रेत भी भला होते हैं कभी, क्यों बेकार में ही इन लड़कियों को डरा रहा है तू? अब मैंने भी चिढ़ाते हुए कहा, अगर इस जगह में कोई खोट नहीं है तो तेरे पापा दोबारा क्यों नहीं आए यहाँ, और तुम्हारे यहाँ आने पर भी उन्होंने पाबंदी क्यों लगाई? इन सब का क्या जवाब है तेरे पास? हम सबको गुमराह करके यहाँ क्यों लाया तू, जबकि तू भली बातें जानता था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। भोला ने भी मुझसे साफ साफ कहा है कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। ये सब सुनकर रूही और सोनिका डर गई थी। नीलेश ने इस पर कहा, देख भाई, ये सब भूत प्रेत की कहानियां फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, मेरे ख्याल से तो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या तू भी इन सब चीजों पर विश्वास करता है? मैंने कहा, विश्वास तो नहीं करता, मगर वह चीख और किसी जानवर की तरह घुर्राने की आवाज क्या थी? क्या इसके बारे में कुछ बता सकता है तू? इसका जवाब नीलेश के पास भी नहीं था। फैसला हुआ कि दोनों लड़कियां एक कमरे में रहेंगी तथा मैं और नीलेश पूरे बंगले की छानबीन करेंगे। लड़कियां कमरे में हमसे अलग रहने से डर रही थी, मगर हमने उन्हें हौसला दिया और कहा कि एक बार फोन करते ही हम उनके पास फौरन दौड़े आएंगे। इस तरह उन दोनों को एक कमरे में ठहराकर हम दोनों ने उस रहस्यमय बंगले की छानबीन शुरू करने का फैसला कर लिया था। अभी हम दोनों ऊपर जाने के लिए एक जगह सीढ़ियों पर चढ़ने की सोच ही रहे थे कि अचानक से बिजली गुल हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हमने फोन की टॉर्च जला ली थी। अचानक ही मेरी नजर ऊपर की तरफ चली गई और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि ऊपर की मंजिल पर कोई साया खड़ा था जिसकी आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह चमक रही थी। मेरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई। क्या सचमुच वहां कोई आत्मा थी जो इस बंगले में भटक रही थी?
भूतों पर विश्वास न करने की अपनी थ्योरी मुझे गलत होती लग रही थी। इतने में नीलेश ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया था और मैं भी धड़कते दिल से उसके पीछे पीछे चल रहा था। अभी हम थोड़ा ही ऊपर चढ़े थे कि सामने से नीलेश से कोई साया तेजी से आकर टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह चीखता हुआ मेरे ऊपर आ गिरा और हम दोनों सीढ़ियों से वापस नीचे लुढ़कते चले गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि हमें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया था। मैंने जल्दी से उठकर जब नीलेश को संभाला तो देखा कि उसके होठ से खून बह रहा था। खून को पोंछते हुए वह बोला, साला ये सब क्या था? मगर मैं उसके सवाल का जवाब कहाँ से देता, क्योंकि मैं खुद भी ये सब देखकर हैरान और परेशान था। इतने में ही एक जोरदार हंसी पूरे बंगले में गूंज गई थी। हंसी एक कमरे की तरफ से आई थी। अब नीलेश और मैं तेजी से उस ओर भागे। अंदर पहुंचकर हमारी नजरें फोन की थोड़ी सी ही रोशनी की सहायता से इधर उधर कुछ तलाशने लगी थी, मगर सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के हमें वहाँ और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी समय नीलेश के फोन पर रूही का फोन आ गया था। फोन पर रूही का डरा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था। चीख रही थी वह, मुझे बचा लो नीलेश, वरना ये मुझे मार डालेगी। हम दोनों वापस लड़कियों के कमरे की ओर भागे। भागते हुए मेरे दिमाग में यही सवाल कूद रहा था कि लड़कियों के साथ क्या घट रहा था जो वह इतनी ज्यादा डर गई थी। कौन मार डालेगी उनको? लड़कियों के कमरे में पहुंचकर जो नजारा नीलेश और मेरी आंखों के सामने था, उस पर हमें यकीन नहीं आ रहा था। हम दोनों के चेहरे पर हैरानी कत्थक करने लगी थी, क्योंकि नजारा ही अविश्वसनीय था। रूही के बालों को अपने हाथों में पकड़े हुए किसी वहशी की तरह गुर्रा रही थी सोनिका। हाँ, वह सोनिका ही थी जिस पर इस समय जैसे कोई शैतान सवार था। उसके सुंदर चेहरे पर हैवानियत नाच रही थी। रूही डर से थर थर कांप रही थी। एक पल के लिए हैरानी के सागर से उभरा नीलेश और वो सोनिका पर चिल्लाया, ये सब क्या बदतमीजी है सोनिका? रूही को यूं क्यों पकड़ रखा है तुमने? और क्या इसका गला पकड़ना है वे? उसके मुंह से एक गुर्राहट सी निकली, जिसे सुनकर मैं तो बुरी तरह चौंक पड़ा था, क्योंकि सोनिका के गले से निकली हुई ये आवाज किसी भी तरह से उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। उसका ऐसा जवाब सुनकर हमारा तो सिर चकरा गया। कल ही रात होने से पहले यहाँ से 9-11 हो जाना बागड़ बिल्लो और बिल्लियों, वरना मैं शेर की तरह तुम सबका शिकार करने लगूंगी। इतना बोलकर वो जोरों से हंसने लगी। ये बिल्कुल वही हंसी थी जो अभी कुछ देर पहले मैंने और नीलेश ने उन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सुनी थी। अब ये हौलनाक नजारा देखकर मुझे भी अपनी जड़ बुद्धि पर तरस आ रहा था। जो मैंने भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की थी, एकाएक हुए इस भयंकर मामले का सामना करने की हमें कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। अचानक कुछ सोचकर मैं चिल्लाने लगा, रूही को छोड़ दो प्लीज, हम सब अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। मेरी इस बात पर सोनिका ने अपनी आंखें तरेरते हुए एक जोरदार चाटा रूही के गाल पर बजाया। एकदम हुए इस हमले से रूही की चीख निकल गई। अब नीलेश के सब्र का बांध टूट गया था। वह गुस्से में आकर सोनिका पर झपटा और उसका जोरदार थप्पड़ सोनिका के मुंह पर पड़ा। चीख मारकर दूर जा गिरी वह और बेहोश हो गई। मैंने उसे संभालकर उठाकर एक बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बेहोश होने पर मानो एक तूफान सा थम गया था, क्योंकि कुछ समय में ही जो धमा चौकड़ी उसने मचाई थी, उसने हम सबके 12 बजा कर रख दिए थे। रूही की आंखों में एक डर अब भी साफ झलक रहा था। सोनिका में हुए एकाएक बदलाव की वजह जानने को मैं और नीलेश दोनों बड़े उत्सुक हो चुके थे। आखिर ये सब था क्या? रूही ने थोड़ा सामान्य होने पर हमें बताया कि जब हम दोनों बंगले में छानबीन करने गए हुए थे, तभी शांत बैठी हुई सोनिका में अचानक ही बदलाव आने लगे थे। उसका चेहरा लाल होने लगा था। चेहरे पर बेवजह क्रोध की आग दिखाई देने लगी थी। जब मेरी नजर उस पर गई तो मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुमको क्या हुआ है सोनिका? तुम ठीक तो हो? इस पर एकदम ही वह घुर्राई और बोली, अभी तक तो मैं ठीक ही थी नासपीटी, मगर अब तुम सबने मेरा भेजा गर्म करके रख दिया है। उसके मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने डरते हुए तुमको फोन किया। उसके बाद इतना कहकर वह रोने लगी। किसे पता था कि जिस बंगले को हम जन्नत समझ रहे थे, वहां पर किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा होगा। काश भोला की बात मानकर यहाँ से दिन में ही खिसक लिए होते तो ये सब ना झेलना पड़ता, मगर अब ये सब सोचने से भला क्या फायदा होना था। खैर, मैं उसी समय बंगले के बाहर बने हुए कमरे का दरवाजा पीट रहा था। कुछ देर बाद जब मेरे हाथ दुखने लगे थे, तब अंदर से भोला की मरी हुई सी आवाज आई, कौन है बाहर? मैं चिल्लाया, अबे ये मैं हूँ, दरवाजा खोल। जब उस कमबख्त को यकीन हो गया कि बाहर कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक वक्त का मारा यानी कि मैं हूँ, तभी जाकर नामुराद ने दरवाजा खोला। मैं उस पर चिल्लाया, अबे कितनी गहरी नींद में सोता है तू? वहां बंगले में तोपे गरज जाएं, मगर तेरी नींद नहीं खुलेगी। मेरी इस बात से वह डर सा गया और बोला, क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? जब मैंने उसे सारी राम कहानी सुनाई तो वह इस तरह सुन हो गया कि जैसे उसने गधे के सिर पर सींग वाली कहानी सुन ली हो।
मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं, मगर आप नहीं माने। अबे ये बीती बातों का रिकॉर्ड बंद कर और अब सीधे सीधे ये बता कि ये चुड़ैल का चक्कर क्या है और दिन निकलने तक हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। ये सब तो मैं नहीं जानता साहब, भोला ने ये कहकर जैसे हाथ ही खड़े कर दिए। बड़े साहब ने साफ कह रखा था कि कुछ भी हो जाए मगर रात को बंगले में मत जाना, इसीलिए मैं और मेरा साथी कभी भी इस समय भीतर नहीं जाते। उसकी इस बात पर मेरा दिल चाहा कि इस मर्दूद को घसीटते हुए अंदर ले जाऊं और तब देखूं कि वह भूतनी इसका बैंड बजाती है कि नहीं, मगर मैंने खुद को ये सब करने से किसी तरह रोका और उससे एक टॉर्च और माचिस लेकर बंगले के भीतर आ गया। फैसला हुआ कि नीलेश रूही के साथ अलग कमरे में रहेगा, क्योंकि रूही को सोनिका के भूतिया रूप ने हिलाकर रख दिया था। इसीलिए अब बाकी की रात सोनिका मेरे साथ रहेगी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मैं भी सोनिका के निकट ही दूसरे पलंग पर लेट गया और उसके चेहरे को निहारने लगा। वह इस तरह मीठी नींद में सोई थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इस समय उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ समय पहले उसने तहलका मचा दिया होगा। यूं ही सोचते विचारते रहने के कुछ समय बाद मुझे नींद ने आधा बोचा। खट खट और चरचर की ये आवाज न हुई होती तो मैं हरगिज नहीं उठा होता। आंखें मलते हुए जब मैं उठा तो देखा कि बिजली भी आ चुकी थी। उठते ही सबसे पहले मेरी नजर सोनिका के पलंग पर गई और मेरा कलेजा थक से रह गया। वह अपने बिस्तर पर नहीं थी, दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं उठकर बाहर की ओर भागा, इधर उधर ढूंढते हुए जब मेरी नजर सीढ़ियों की ओर गई तो मुझे उन पर चढ़ती हुई सोनिका दिखाई दी। मैं हैरान रह गया ये सोचकर कि इतनी रात को वह कहाँ जा रही थी। कुछ सोचते हुए जिज्ञासावश मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वह बंगले की सबसे ऊपर वाली छत पर आ पहुंची थी। चांदनी की हल्की रोशनी में वह आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने गौर किया कि वह इस तरह चलती हुई वहां तक आई थी जैसे कोई खिलौना हो जो दूसरे के इशारों पर चलता हो। अभी मैं यही सोचने में फंसा हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल जैसे मेरे गले में अटका हो। डर से मेरी आंखें फैल गई। पहाड़ों की सर्द रातों में भी मैंने अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस की, क्योंकि मेरे सामने दृश्य ही कुछ ऐसा था। मेरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई जब मेरी नजर सोनिका पर पड़ी। वह छत के एक किनारे पर खड़ी हो गई थी जहां से आगे गहरी खाई थी जिसमें गिरने का मतलब था मौत। अब मैंने जोर से आवाज लगाई, ये क्या पागलपन है सोनिका, वहां से आगे मत बढ़ना वरना तुम जिंदा नहीं रहोगी। मेरी इस बात पर उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और एक मुस्कान के साथ गुर्राई और बोली, यहाँ से नीचे गिरने पर ये लड़की मरेगी, मैं नहीं। इतना बोलकर वो हंसने लगी। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता था और वह था जल्दी ही भागकर सोनिका को किसी तरह से रोकना। और यही करने के लिए मैं एकदम से ही उसकी ओर दौड़ा, मगर इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता उसने एकदम से ही छत से नीचे छलांग लगा दी। ये दृश्य देखकर मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। एकदम से घटी इस भयानक घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मेरी चीख को सुनकर जल्दी ही नीलेश और रूही भी छत पर पहुंच गए थे। पूरे मामले का पता चलते ही उनके भी होश उड़ गए थे। मैं अब भी उस जगह पर जड़ सा होकर खड़ा था जहां से सोनिका ने छलांग लगाई थी। रूही तो रोने लगी थी, नीलेश ने भी अपना माथा पकड़ लिया था। ओ गॉड, ये क्या हो गया? अब हम सोनिका के माँ बाप को क्या जवाब देंगे? कौन हम पर यकीन करेगा? ये सब कहते हुए नीलेश वहीं एक जगह छत पर बैठ गया और मैं छत से नीचे गहरे अंधेरे में अब भी इस आस से झांक रहा था कि शायद कहीं सोनिका का कोई सुराग मिल जाए। थक हार कर मैं वापस पलटा और ठीक उसी समय रूही के मुंह से चीख निकल गई। जब तक मैं कुछ समझ पाता एक हाथ ने पीछे से मुझे जकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ये सब देखकर ही रूही डर से चीख पड़ी थी। एकाएक हुए इस हमले से मैं लड़खड़ा गया और मैं भी उसी गहरी खाई में गिरने लगा। बचने के अंतिम प्रयास में मैंने दीवार का एक हिस्सा पकड़ लिया था और हवा में लहराने लगा। मुझ पर पीछे से हमला करने वाली कोई और नहीं, सोनिका ही थी। ये सब बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुझे गिराकर हंसते हुए वह वापस सीढ़ियों से होते हुए नीचे भाग गई। अगर वक्त रहते रूही और नीलेश मुझे पकड़कर वापस ऊपर न खींचते तो मेरी लाश का तो सुराग मिलना भी मुश्किल हो जाता। हमारे लिए अब एक ही बात राहत भरी थी और वह ये थी कि सोनिका सही सलामत है, वरना हम सब तो मान ही चुके थे कि उसके जिस्म में घुसी उस बुरी आत्मा ने उसे खाई में गिराकर मार ही डाला है। हम सभी फिर से नीचे की ओर भागे। ठीक उसी समय एक बार फिर से बिजली गुल हो गई थी। अब हम सभी अंधेरे में ही सोनिका को ढूंढने लगे। हम जल्द से जल्द उसे खोज लेना चाहते थे क्योंकि हमें डर था कि वह कहीं फिर से अपनी जान लेने की कोशिश न कर बैठे। नीलेश और रूही एक तरफ और मैं अकेला बंगले की दूसरी तरफ उसको ढूंढने लग गया था। अलग अलग जगहों से अब भी सोनिका के चीखने चिल्लाने और गुर्राने की आवाज आ रही थी। एक एक कोने को टटोलते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। रोशनी के लिए मैंने वो टॉर्च संभाल कर रखी थी जो मैंने भोला से ले ली थी। आगे बढ़ते रहने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी।
मैं ये सोच सोच कर डर रहा था कि पता नहीं कब और कहां से सोनिका मुझ पर झपट पड़े। एक जगह से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उसी दौरान मेरे सामने से एक छोटा बच्चा हंसते हुए भाग गया और एक कमरे में जाकर कहीं गायब हो गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। एक और भटकती आत्मा जो एक बच्चे के रूप में है, और कितनी रूहें यहाँ भटक रही हैं। ये सोचते हुए मैं एक एक कोने को छान रहा था, मगर अभी तक मेरा सामना सोनिका से नहीं हो पाया था। चलते हुए मैं बंगले के पिछले हिस्से में पहुंच गया था। उसी समय मुझे बंगले की चार दीवारी पर कुछ बैठा दिखाई दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस रहस्यमयी साय ने मुझ पर छलांग लगा दी। एकदम से मुझे ऐसे किसी हमले की आस नहीं थी, इसीलिए मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई थी। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उस साय ने मुझ पर अपने दांतों से हमला कर दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे लगा कि मेरे कंधे की चमड़ी उखड़ गई है। आंखों के आगे घोर अंधेरा छा गया। उधर नीलेश के कानों में जब मेरी चीख पड़ी तो वह मेरी तरफ भागा। रूही भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। रास्ते में कहीं एक जलती आंखों वाला साया निकला और उसने पीछे से रूही को दबोच लिया। चीखने के लिए उसका मुंह खुला, मगर उसके मुंह को भी बंद कर दिया गया। इन सबसे अनजान नीलेश वहां पहुंचा जहां उसे मेरी चीख सुनाई दी थी, मगर वहां पर सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। एक जगह जलती हुई टॉर्च पड़ी थी जिसको नीलेश ने उठाया, और उसकी रोशनी में जब उसे जमीन पर बिखरा हुआ खून दिखाई दिया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे मेरी जगह पर केवल खून बिखरा दिखाई दिया था। हैरान परेशान सा वह जैसे ही रूही से बात करने को पीछे मुड़ा तो एक बार फिर से चौंक गया, क्योंकि रूही भी उसके साथ नहीं थी। किसी अनहोनी की आशंका से वह कांप रहा था। वह चिल्लाने लगा, ये सब क्या हो गया? बदहवास सा नीलेश बाहर सर्वेंट रूम की तरफ भागा। वहां जाकर बोला और उसके साथी को सब कुछ बताया। सारा माजरा जानने के बाद वह दोनों भी अब भयभीत दिखाई दे रहे थे। इन शैतानी आत्माओं से छुटकारा पाने का कुछ तो रास्ता होगा। नीलेश ने दुखी और परेशान होकर भोला से कहा, मगर भोला भला इस पर क्या जवाब देता। दिन का उजाला अब चारों ओर फैलने लगा था। नीलेश ने भोला और उसके साथी कौशल को लेकर बंगले और उसके आसपास के स्थान को छान मारा, मगर रूही और सोनिका समेत तीनों दोस्त गायब थे। जल्दी ही इस बात का चर्चा चारों ओर फैल गया था कि बड़े बंगले में ठहरे हुए तीन दोस्त पहले ही रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कुल चारों में से बस एक ही बच पाया था। जिस किसी ने भी ये सब सुना वह दहल उठा। इस बंगले के बारे में सबकी अलग धाराएं थी कि वहां पर एक दुष्ट रूह भटकती है। इस घटना के बाद सभी की ये सोच और भी पक्की हो गई थी। पूरी रात जागकर बिताने के कारण नीलेश की आंखें लाल थीं, मगर वह एक पल के लिए भी आराम नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिसके तीन तीन साथी लापता हो वह चाहकर भी आराम नहीं कर सकता। करीब 9 बजे के आसपास वक्त हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आया। सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे से स्पष्ट हो रहा था कि वह जिंदगी के बहुत से अनुभवों से गुजर चुका था। उसने नीलेश की ओर देखते हुए कहा, इस बंगले में रात के वक्त ठहरना एक बहुत बड़ी भूल है बेटा, जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने की है। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेतों और शैतानों के अस्तित्व को ही नकारती है, क्योंकि उनकी नजरों में ये सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। मगर वे भूल जाते हैं कुछ चीजें इंसानों की समझ से बाहर की होती हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर नीलेश को लगा कि शायद वह इस विषय में उसकी कुछ सहायता कर सकते हों। इसलिए नीलेश ने उनसे विनती से कहा, बाबा, इस मुसीबत से निकलने में क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? बूढ़ा, जिसका नाम भिकादेव था, उसने कहा, तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओ कि आखिर तुम सबके साथ हुआ क्या था। उसके बाद ही मैं इस विषय में कुछ कह सकता हूँ। उसके बाद नीलेश ने वहां आने के बाद घटी एक एक घटना उसको बताई। ये सब सुनते हुए बीच बीच में उस बुजुर्ग के चेहरे पर कभी हैरानी के तो कभी चिंता के भाव आ जा रहे थे। अपनी बात खत्म करके नीलेश ने भिकादेव की ओर देखा कि अब उस बुजुर्ग की क्या प्रतिक्रिया रहती है। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, इस संसार में अच्छी बुरी सभी तरह की ऊर्जा मौजूद है। दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है, और ऐसा ही शैतान आज तुम सबको सता रहा है। ये कहानी आज से 20 या 21 साल पहले शुरू होती है। भस्मा अपनी पत्नी रानी और 6 साल के बेटे मिलन के साथ इसी गांव में रहता था, जहां पर आज ये बंगला बना हुआ है। उसकी झोपड़ी इस बंगले के थोड़ा पीछे बनी हुई थी। गांव के बाकी घर यहाँ से थोड़ा दूरी पर ही थे। भस्मा और उसकी बीवी काला जादू करते थे। शैतान के देवता को खुश करने के लिए तंत्र साधाएं और बलि भी चढ़ाते थे। शुरू शुरू में जब रहस्यमयी तरीके से लोग गायब हुए तो किसी को पता नहीं था कि इन सब में भस्मा और उसकी बीवी का हाथ है, मगर सच्चाई ज्यादा दिनों तक कभी छुप नहीं सकी है। भला जो इस बार छुप पाती। 5 बहनों का एक लौता भाई था नानू, 5 साल का मासूम। उसे भी नहीं बख्शा उन शैतानों ने। अपने शैतानी मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने उस बच्चे को भी शैतान के सामने बलि चढ़ा दिया। जब इसका पता गाँव वालों को चला तो गाँव वालों ने उसे और उसकी बीवी को बुरी तरह मारा पीटा। उसके बाद उनको झोपड़ी में डालकर आग लगा दी
उसके साथ साथ उनका बेटा मिलन भी जलकर मर गया। उसके कुछ समय बाद ही रात के समय इस स्थान पर अजीब अजीब वाक्य होने लगे, जैसे कभी हंसने की आवाज आना तो कभी रोने की आवाजें। गांव में चर्चे होने लगे कि यहाँ पर भस्मा और उसकी बीवी बच्चे की रूह भटकती है। इसके बाद जब एक बार वहां पर दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी तो गांव के कुछ लोग उस ओर भागे। वहां पहुंचे तो एक उजड़ी हुई लाश उनके सामने जमीन पर पड़ी हुई थी। ये वही जगह थी जहां पर आज ये बंगला बना है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये काम किसी जंगली जानवर का किया धरा है, क्योंकि उस आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि ये काम किसी इंसान का तो लगता ही नहीं था। उस लाश की पहचान गांव के ही धीरू के रूप में हुई थी। ये वही धीरू था जिसके बच्चे नानों की बलि भस्मा ने चढ़ाई थी, और उसी धीरू ने बाद में भस्मा की झोपड़ी में आग लगाई थी, जिसमें वह और उसका परिवार जलकर मर गया था। इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। लोग खुलेआम इस घटना के पीछे भस्मा की रूह का हाथ मानते थे। उसके बाद रात के समय कोई भी इस स्थान पर नहीं आता था। बहुत साल बीत जाने पर एक बड़े सेठ को ये जगह भस्मा की साले रमा ने बेच दी। यहाँ पर बड़ा बंगला बन गया, मगर वह सेठ और उसकी बीवी एक रात ही यहाँ रुक सके और सुबह होते ही यहाँ से भाग गए। गनीमत ये रही कि वह दोनों जिंदा बच गए थे। जब उस सेठ को पता चला कि ये जगह भूतिया है तो उसने बंगले को बेचने की कोशिश की, मगर खरीदार भी एक रात में ही डरकर यहाँ से भाग गया। उसके बाद तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ आए। मैं नहीं जानता कि तुमको इस बंगले की हकीकत मालूम थी या नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि इस बंगले में आकर रहना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जो हो गया उस पर पछतावा करके अब क्या हासिल हो सकता है। इतनी देर से चुपचाप सुन रहे नीलेश ने भिकादेव से कहा, हाँ, मुझे मेरे पापा ने बता दिया था कि ये जगह भूतिया है, मगर मैंने उनकी बातों को महज अफवाह समझा, क्योंकि इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि बहुत सी बातों पर वह जब तक यकीन नहीं करता जब तक वह अपनी आंखों से उसे न देख ले। मुझे भी यहाँ रुकने के बाद अपनी इस भूल का एहसास हुआ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मेरे तीनों दोस्त एक बहुत बड़ी अनहोनी का शिकार हो चुके थे। अब बस आप मुझे ये बताइए कि उन सबको कैसे और कहाँ ढूंढा जा सकता है। नीलेश की इस बात पर उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया, मैंने अपनी जिंदगी तंत्र और मंत्र में गुजारी है, यहाँ तक कि इसके नशे में मैंने शादी तक नहीं की, लेकिन मैंने इस विधि का प्रयोग कभी गलत कामों के लिए नहीं किया। उसकी इस बात से नीलेश के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण उभरी। उसे लगा कि यही एक आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने जोर देकर कहा, बाबा, मैं सारी उम्र आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ, मगर आप किसी तरह मेरे दोस्तों को बचा लीजिए। पता नहीं वह सभी कहाँ और किस हालत में होंगे, कहीं उस दुष्ट भस्मा ने उनको मार ही न डाला हो। ये कहते कहते नीलेश की आंखें भर आई। भिखादेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैसे तो अब इन बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं बची है बेटा, मगर मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। मगर उससे पहले हमें यहाँ इसी जगह एक विधि करनी होगी। इस पूरे स्थान को मंत्रों से बांधना होगा ताकि वह दुष्ट आत्माएं कुछ कमजोर हो सके। मगर याद रहे, ये सब कुछ हमें अंधेरा होने से पहले निपटा लेना है, क्योंकि अंधेरा होते ही दुष्ट आत्माएं ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। इतने में नीलेश बोला, वह सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे सभी दोस्त सही सलामत तो होंगे ना। कुछ पल के लिए खामोश रहा भिखादेव और फिर कहा, जहां तक मैं समझता हूँ तुम्हारे सभी दोस्त जिंदा ही होंगे, क्योंकि अगर दुष्ट आत्माओं ने अगर उनकी जान ले ही ली होती तो अब तक उन सभी की लाशें मिल गई होती, मगर वह अभी तक नहीं मिली है। इसका मतलब वह सभी जिंदा ही हैं। ये सुनकर नीलेश के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। भिखादेव ने कहा, हाँ, मगर सिर्फ कुछ ही समय तक के लिए, क्योंकि भस्मा की रूह के शैतानी इरादे शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे इरादे बाबा, सब कुछ साफ साफ बताइए। वह उनकी बलि देना चाहता है। बूढ़े ने जैसे धमका सा किया। आज से ठीक 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, उसी रात को वह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। हैरान परेशान सा नीलेश ने कहा, मगर भस्मा तो मर चुका है, फिर मरने के बाद वह ये सब कैसे करेगा? मत भूलो कि वह काले जादू में माहिर था, और ऐसे लोग मरने के बावजूद ताकतवर रहते हैं। उनको जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती वह अपने शैतानी इरादे कम नहीं होने देते। उसके बाद भिखादेव की बताए मुताबिक सारा सामान नीलेश ने कुछ ही समय में जुटा दिया। बंगले के भीतर ही एक हॉल में हवन कुंड सा बना दिया गया। लोवन जलाकर उसका धुआं चारों ओर फैलाया गया। भोला और कौशल को एक सफेद चीज दी गई, जिसे वह पूरे बंगले के चारों ओर बिखेर कर लाइन सी खींच रहे थे। कई घंटों तक भिखादेव तंत्र मंत्र बुदबुदाता रहा। उसके बाद उसने बंगले के हर कोने में जाकर हवन कुंड की राख उड़ाई और कुछ मंत्र पढ़े। इतना सब कुछ करने के बाद उसने नीलेश से कहा कि तुम्हारे दोस्त इस बंगले के भीतर कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? परेशानी से नीलेश ने पूछा। उनको ढूंढने के लिए हमें उस शैतान की मूर्ति को खोजना पड़ेगा जिसकी पूजा भस्मा करता था। हो सकता है वह तीनों उसी मूर्ति के आसपास मौजूद हो, क्योंकि भस्मा उनकी बलि उसी मूर्ति के सामने चढ़ा सकता है, और वह मूर्ति हमको इस बंगले के ठीक पीछे
जंगल वाले हिस्से में ढूंढनी होगी, क्योंकि कभी भस्मा की चोपड़ी वहीं मौजूद थी। उसके बाद नीलेश, भिखादेव, भोला और कौशल सभी मिलकर उस बंगले से बाहर निकलकर ठीक पीछे के हिस्से में चले गए। वहां पहुंचने पर एक अजीब तरह की बदबू सबने महसूस की, जिसे भिखादेव के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। काफी ढूंढने के बाद एक जगह भिखादेव ने खुदाई के लिए कहा। भोला और कौशल ने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उनको ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी। अंधेरे की चादर घिरने का मतलब भिखादेव अच्छी तरह जानता था, मगर वह चाहकर भी इसमें क्या कर सकता था। काफी खोदने के बाद बहुत सारी मिट्टी एकदम से हट गई और भोला और कौशल चीखते हुए भीतर कहीं जा गिरे। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो उन्हें दूसरी तरफ एक गुफा सी दिखाई दी, जिसमें से रोशनी भीतर आ रही थी और वहां पर एक मूर्ति रखी थी जिसकी सभी को तलाश थी। अब नीलेश और भिखादेव भी उसके भीतर चले गए। सभी नीलेश के दोस्तों को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई थी और अब दो लाल जलती हुई आंखें उनको घूरने लगी थी। तभी एक जोरदार हंसी वहां गूंज उठी, जो कभी औरत की तो कभी मर्द की मालूम पड़ती थी, और साथ में एक आवाज भी गूंज उठी, मरने की इतनी भी क्या जल्दी थी बे छिचोरो, जो मेरी शैतानी दुनिया तक खिंचे आए। उसकी इस बात पर भिखादेव चिल्लाया और बोला, मरने के बाद भी तेरे घिनौने इरादे खत्म नहीं हो पाए शैतान, मगर याद रख कि तुझसे ऊपर भी कोई ताकत है। तो ठीक है बुड्ढे, तुझे और तेरी कागजी टीम को उसी ऊपर वाली ताकत के पास भेज देता हूँ, ले संभाल मेरा वार। इसी के साथ वहां जैसे एक भूचाल सा आ गया। उन सबके जिस्म हवा में लहराए और इधर उधर जा टकराए। सबके मुंह से चीख निकल गई। भिखादेव की बूढ़ी हड्डियां इस हमले से जैसे कड़कड़ा सी उठी थी, मगर उसने अपने जिस्म की बची कुची ताकत को समेटा और अपनी जेब से कुछ निकाल कर भस्मा की ओर उछाल दिया। एक गाढ़े धुएं से वह स्थान भर गया, जिसकी खुशबू कुछ अजीब सी थी। नतीजा ये हुआ कि भस्मा दर्द से चिल्लाने लगा, बंद कर ये सब बुड्ढे, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिलहाल तो तू अपनी खैर मनाए दुष्ट, भिखादेव ने धाड़ते हुए कहा। ये धुआं तुझे ऐसी पीड़ा देगा कि तेरा शैतानी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तब तक नीलेश, भोला और कौशल भी संभल चुके थे। अब वे अपनी आंखों में हैरानी भरे हुए एक अनोखा युद्ध देख रहे थे, जिसमें फिलहाल भिखादेव का पल्ला भारी लग रहा था। भिखादेव दहाड़ रहा था और बोला, नीलेश के साथी कहाँ है, बोल, वरना यहीं पर निपटा दूंगा तुझे। उसकी इस बात पर शैतान हंसा और बोला, कुछ पल के लिए तूने मुझे रोक के लिया, तू खुद को महान जादूगरी समझ बैठा, तो ये ले संभाल मेरा अगला वार, जिससे तू चारों खाने चित होने वाला है। ये कहते ही उसका काला साया सा कौशल की तरफ बढ़ा। हर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह साया कौशल के जिस्म में घुस गया। शरीर में एक छुरछुरी से लेकर अब कौशल चीखने लगा था, क्योंकि उसके जिस्म में भस्मा की आत्मा होने के कारण धुएं का असर उस पर होने लगा था। आंखें जैसे अंगारे हो चुकी थी और उसके मुंह से घुर्राहट सी निकली, अब तेरे हर वार का असर मुझ पर नहीं बल्कि इसके शरीर पर होगा, क्योंकि मैंने इस पर कब्जा कर लिया है। इस बीच मौका पाकर नीलेश मुझे, सोनिका और रूही को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, क्योंकि भिखादेव के कहे मुताबिक उनको शैतान की मूर्ति के आसपास ही कहीं होना चाहिए था। जिस सुरंग से भस्मा वहाँ आया था, नीलेश उसी ओर ढूंढने निकल पड़ा था। थोड़े आगे बढ़ने पर एक अंधेरी गुफा में उसे कोई बैठा दिखाई दिया, जिसके बिखरे बाल बता रहे थे कि वह कोई लड़की है। क्या रूही और सोनिका में से वहाँ कोई एक है? ये सोचते हुए नीलेश आगे बढ़ा। उधर भस्मा की चाल के आगे भिखादेव कुछ समय के लिए पस्सा हो गया था। उसे कौशल की सलामती के लिए उस धुएं के असर को खत्म करना पड़ा था। अब उसका अगला मकसद था कौशल की जान बचाना, इसलिए वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ठीक उसी पल अंगारों सी आंखें दिखाते हुए कौशल के भीतर बैठा भस्मा गुर्राया, सब बेकार है बुड्ढे, मेरा बाल तक नहीं उखाड़ सकेगा तू। तूने यहाँ आकर जो गुस्ताखी की है उसका पहला इनाम ये ले। उसके ये कहते ही कौशल ने अपना हाथ हलक में घुसेड़ लिया और अंदर तक अपना सब कुछ फाड़ दिया। अब वहां पर हंसी और चीखें गूंज रही थी। हंसी भस्मा की थी और चीख कौशल की। कुछ पल बाद ही कौशल का बेजान जिस्म खून और मांस का लोथड़ा बनकर जमीन पर पड़ा हुआ था। ये भयंकर दृश्य देखकर भोला गश खाकर जमीन पर जा गिरा। ये सब देखकर भिखादेव की आंखों में खून उतर आया था, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके कानों में नीलेश की चीखें पड़ी। वह जल्दी से उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां से चीख सुनाई पड़ी थी। वहां पहुंचकर जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर दंग रह गया था। वह दो लड़कियों के बीच गिरा नीलेश खुद को बचाने के लिए जूझ रहा था, और वह लड़कियां सोनिका और रूही थी। एक ने उसकी टांग पकड़ रखी थी और दूसरी ने उसका गला दबाने का प्रयास किया था। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह अपने होशो आवास में नहीं थी। सोनिका घुर्राई, तेरी इतनी हिम्मत जो इन लड़कियों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा, ले अब भुगत इसका अंजाम। रूही के मुंह से बच्चे की आवाज आई, हाँ माँ तुम ठीक कहती हो, इसको मार डालेंगे हम, फिर बड़ा मजा आएगा। ये कहकर बच्चों की तरह ताली बजा रही थी रूही, मगर अब भिखादेव उनको कोई मौका नहीं देना चाहता था।
उसने एक पुड़िया निकाली और एकदम से उसकी राख सी उन सब पर उछाल दी। मिर्च सा लाल पाउडर दोनों पर जा गिरा। चीखती चिल्लाती हुई दोनों वहीं लुढ़क गई। उसके बाद नीलेश के साथ मिलकर उसने मुझे ढूंढा। वहीं एक कोने में बेहोश पड़ा था मैं। कंधे से बहे खून के कारण ही शायद इतनी देर तक बेहोशी छाई रही थी। भिखादेव ने लड़कियों के माथे पर अपने अंगूठे से दबाव बनाकर कुछ मंत्र पढ़े और उनकी उंगलियों को भी जोर से दबाया। ऐसा करते ही उन दोनों ने आंखें खोल दी। अब रूही नीलेश के गले से लग गई और रोने लगी। इसका मतलब ये था कि वह अब अपने पूरे होशो आवास में थी। सोनिका ने भी मेरा सिर अपनी गोद में रखा और मुझे होश में लाने का प्रयास करने लगी। इस पर जानलेवा हमला हुआ है जिससे ये अपनी सुध बुध खो बैठा है। इसे डॉक्टर की जरूरत है वरना ये मर भी सकता है। भिखादेव की बात सुनकर चीख पड़ी थी सोनिका। नहीं, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद नीलेश, रूही और सोनिका मिलकर मुझे वहां से उठाकर ले चले। भिखादेव ने बताया कि बंगला अभी रहने के लिए सुरक्षित है क्योंकि उसे चारों तरफ सफेद पाउडर द्वारा बांधा गया है जो कि अभिमंत्रित रेखा है ताकि कोई दुष्ट आत्मा भीतर न घुस पाए। कुछ समय बाद वे सभी वापस बंगले में आ चुके थे। रूही मेडिकल कोर्स की स्टूडेंट थी इसीलिए वह आसानी से मेरी दवा दारू कर सकती थी। वैसे वह पगली इस वक्त मेरी हालत पर आंसू बहा रही थी। शायद प्यार कर बैठी थी वह मुझसे। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और मैंने कुछ घंटे बाद आंखें खोली। मुझ पर हुए जानलेवा हमले के बाद मैंने जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर नीलेश की दोस्ती और रूही के प्रयास ने मुझे बचा ही लिया था। उसके बाद जब रूही ने बताया कि किसी ने पीछे से उसका मुंह बींच लिया था और उसने हमलावर को देखा तो हैरान रह गई थी क्योंकि वह सोनिका ही थी जिसके शरीर में कोई चुड़ैल सवार थी। भिखादेव समझ गया था कि ये काम भस्मा की बीवी रानी की आत्मा का ही किया धरा है और मुझ पर हमला करने वाली खुद भस्मा की दुष्टरू थी। मकसद हम सबको उस समय मारना नहीं था बल्कि बाद में शैतान की बलि चढ़ाना था ताकि भस्मा और उसकी बीवी को शैतान द्वारा नया जिस्म मिल सके। ये सब भिखादेव ने हमको बताया। उसने ये भी बताया कि सभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है क्योंकि भस्मा और उसकी चुड़ैल बीवी फिर से पलटवार करेंगे क्योंकि कल ही चंद्र ग्रहण की रात है। इस बीच एक बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था और वह थी भोला की खुदकुशी। इतनी देर से वह गायब था। इस बीच सभी ने निर्णय किया कि रात को सभी सोएंगे और सुबह ही कुछ फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। रात के 3 बज रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंधे में दर्द भी था। मेरे कानों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर मुझे पुकार रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चांद के उजाले में मुझे कोई बाहर खड़ा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर मैं उछल पड़ा क्योंकि वह भोला था। उसे जिंदा और सही सलामत देखकर मुझे खुशी हुई। मैं जानता था कि वह भीतर नहीं आएगा इसीलिए बाहर से आवाज लगा रहा था। मैं जल्दी से उठकर बाहर चला। गेट से बाहर निकलते समय मुझे कुछ याद आया और मैंने कहा, अरे भोला, अब तुम भीतर आ सकते हो क्योंकि ये सफेद लाइन जब तक रहेगी कोई दुष्ट आत्मा अंदर घुसपैठ नहीं कर सकेगी। ये मुझे बाबा से पता चल गया था। इस पर भोला ने कहा, आप जल्दी से बाहर आओ साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। भोला ने बताया, जब मुझे होश आया तो मैंने भिखादेव को वहां देखा और उनके चेहरे पर मक्कारी भी देखी। मैं भोला की इस बात से हैरान रह गया। अगर उसने भिखादेव को बाहर देखा है तो फिर हमारे साथ भीतर कौन है? इससे पहले कि मैं कुछ आगे सोच पाता, भोला ने फिर कहा, अरे वो कह रहे थे कि मैंने बंगले के चारों ओर जो सफेद रेखा खींची है वही उन सबको मौत देगी। ये कहकर बड़े जोर जोर से हंस रहे थे वे। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने आओ देखा न ताओ और जल्दी से उस सफेद रेखा को मिटाने लगा और भोला से भी यही करने को कहा। मैंने बहुत सी जगह से उसको मिटा दिया था मगर भोला ने इस काम में मेरा साथ नहीं दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया था और जब मैंने भोला से ये सवाल किया तो उसके शरीर को झटके से लगने लगे। अगले पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था और उसके शरीर से 3 साए हंसते हुए बाहर निकले जिनमें एक छोटा बच्चा भी लग रहा था। और अगले ही पल मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया था जब वे तीनों साए बंगले में घुस गए थे। भोला के जिस्म पर कब्जा जमाई रूहों ने जाने अनजाने में मुझसे वह रेखा मिटवा दी थी जिससे वह सब वापस बंगले में आ घुसे थे और ये सब मेरे कारण हो गया था। मैं बदहवास सा वापस भीतर भागा और ठीक उसी समय मेरे कानों को एक तेज चीख सुनाई दी जो बूढ़े भिखादेव के अलावा और किसी की नहीं थी। तो क्या उन दुष्ट रूहों ने उनको मार डाला था और हमारी आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया था? मैं भागा भागा जब भिखादेव के कमरे में पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर दहल उठा। 3 साए उसके आसपास उसको घेरे खड़े थे। भस्मा के नुकीले पंजे उसके पेट को बीत गए थे। उसकी चुड़ैल बीबी रानी और छोटा बच्चा भी उसे जकड़े हुए थे। भिखादेव पर एकदम से हमला हुआ था। शायद इस समय वह सो रहे होंगे वरना किसी की क्या औकात थी जो उन पर यूं जानलेवा हमला कर पाता। मैंने गुस्से में उन पर छलांग लगा दी मगर मेरा शरीर उनको छू तक नहीं पाया और आर पार निकलते हुए मैं एक और जा गिरा।
तब तक इतना हंगामा खड़ा हो चुका था कि नीलेश, सोनिका और रूही भी वहां आ पहुंचे थे। यह भयंकर नजारा देखकर वह तीनों भी हैरान और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। भस्मा और उसकी चुड़ैल बीवी के मुंह से लहू टपक रहा था और उसके मुंह से हूं हूं की डरावनी हुंकार सी निकल रही थी। घायल भिखादेव के पेट से रक्त के फव्वारे फूट रहे थे। उसकी इस हालत पर अट्ठास लगाकर हंस रहा था शैतान, और इस सब का जिम्मेदार था मैं, क्योंकि मैं भस्मा की चाल में अगर ना फंसा होता तो ये सब ना हुआ होता। मगर अब पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। यूं धोखे से वार करके खुश न हो जालिम। पीड़ा को दबाने के प्रयास में भिखादेव का चेहरा बन बिगड़ रहा था, मगर फिर भी घायल शेर सा दहाड़ा वह। अपने घिनौने इरादे में अब भी कामयाब ना हो सकेगा तू। अब भस्मा दहाड़ा, तू रोकेगा मुझे कमजोर बुड्ढे, या फिर तेरी ये नाकारा टीम मुझे रोकेगी? फिर से भिखादेव ने कहा, तुझे वो ऊपर वाला रोकेगा जिसने तुझसे भी बड़े बड़े दरिंदों को सबक सिखाया है। ख्याल तो अच्छा है बुड्ढे, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार होगा नहीं। ये दृश्य देखकर मैं चीखा, नीलेश, तुम सोनिका और रूही को लेकर निकलो यहाँ से अभी। ये सुनते ही नीलेश दोनों लड़कियों के साथ वहां से बाहर भागा, मगर ठीक उसी समय भस्मा की चुड़ैल बीवी और बच्चा उनके सामने आ गए। दोनों की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद पड़ी हुई थी और उनके नुकीले दांतों से लहू टपक रहा था। ये डरावना नजारा देखकर लड़कियां चीखते हुए वहीं रुक गई। मैं फिर से चिल्लाया, रुको मत, बंगले से बाहर भागकर निकल जाओ अभी इसी वक्त। लड़कियां फिर से हिम्मत जुटाकर दूसरी ओर से बाहर भागी। ये देखकर चुड़ैल और बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगे और अगले पर जनक रूप से बंगले की खिड़कियां और दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। उनके बंद होने से भड़ भड़ की तेज आवाज गूंज उठी। अब सभी वहां पर बुरी तरह फंस चुके थे। हम सभी की हालत किसी चूहेदानी में फंसे चूहे जैसी हो गई थी। उसी समय एक जोरदार कच की आवाज हुई और भिखादेव की गर्दन को भस्मा ने अलग कर दिया। ये दृश्य देखकर लड़कियां चीख मार मार कर रोने लगी। मैं और नीलेश भी ये दृश्य देखकर दहल उठे। फिर वो शैतान दहाड़ा, तुम सबकी मौत इससे भी बुरी होगी, मगर तुम्हारी मौत आज नहीं बल्कि चंद ग्रहण के दिन होगी। उधर चांद घटा, इधर तुम्हारा गला कटा। ये कहते हुए भस्मा की दुष्ट रूह नीलेश के शरीर में घुस गई। नीलेश के शरीर को एक झटका सा लगा और अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानियत नाच उठी। हैरान परेशान सा मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल और उसके बच्चे की आत्मा सोनिका और रूही के भीतर भी घुस गई। अगले पल दृश्य बड़ा खतरनाक था। उन तीनों पर शैतान पूरी तरह से सवार थे और वह हिंसक होते हुए एक साथ मुझ पर टूट पड़े। लड़कियों ने अपने तेज नाखून से मेरा चेहरा लहूलान कर डाला था। नीलेश ने तो मेरी गर्दन ही दबोच ली थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। मुझे अपनी मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। उसी समय बाहर से कोई दरवाजे को पीट रहा था और मुझे और नीलेश को पुकार भी रहा था। वह भोला था जो शायद हंगामा सुनकर भीतर आना चाहता था। कुछ समय के लिए उन सब का ध्यान बटा और इतना समय काफी था मुझे उनके चंगुल से छूटने के लिए। मैं ऊपर की तरफ भागा, मगर वह सभी मेरे पीछे पीछे भागे। मैंने एक कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और बहुत राहत की सांस ली थी, मगर वे तीनों बाहर से दरवाजे को बुरी तरह तोड़ने पर उतर आए थे। यहाँ तक कि लड़कियां तो चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे पर अपना सिर भी पटक रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके वहशीपन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा ये दरवाजा, और उसके बाद क्या होगा, चीर फाड़ डालेंगे मुझे। अपने खौफनाक अंजाम की कल्पना से मैं दहल उठा। मैंने इधर उधर से फर्नीचर उठाया और दरवाजे के सामने अड़ा दिया। शायद इससे और कुछ समय तक दरवाजा टूटने से बचा रहे और इतने समय में शायद कोई रास्ता निकल आए या फिर कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा ही कुछ सोचते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर होने वाली आवाजें बंद हो गई थी। मैंने कुछ सुकून महसूस किया। शायद कुछ समय के लिए बला टली, मगर मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी और ना ही वह दरवाजा। धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया और वह सभी एक साथ मुझ पर टूट पड़े। अब की बार मुझे बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया था। मेरे शरीर पर एक के बाद एक हमले हुए। मेरे मुंह से चीखें निकली। मेरी चेतना लुप्त होने लगी। इस बीच मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे घसीटते हुए कहीं बाहर ले जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैं शैतानी मूर्ति के सामने मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं खुद को बचाने की कोशिश भी कर सकता। सोनिका और रूही के बाल बिखरे हुए थे। उनको देखकर डर लग रहा था। वे दोनों जमीन पर इधर उधर लेटती सी फिर रही थी। आसमान पर चांद अपनी छटा बिखेर रहा था और धीरे धीरे अब उस पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका था। नीलेश के जिस्म पर कब्जा किए भस्मा कातिल ने एक मुस्कान के साथ शैतानी मूर्ति की ओर बढ़ा। उसके हाथों में एक गंडासा सा थमा था जो उसने मूर्ति के हाथों से ले लिया था। क्या हम सभी बेमौत मरने वाले थे? क्या आज शैतान की जीत होकर इंसानियत की हार होगी? इस प्रकार के अनेक सवाल मेरे दिमाग में भूचाल सा ला रहे थे। मैंने अपनी आखिरी कोशिश करने की ठानी। मैं पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, होश में आओ नीलेश, संभालो खुद को। जानते भी हो क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम। जिन दोस्तों पर तुम जान छिड़कते हो
आज उन्हीं ही की जान के प्यासे बन गए हो तुम। प्लीज़ एक बार होश में आ जा मेरे भाई। इतने में वह शैतान बोला, सब बेकार है, जितना चाहे उतना चिल्ला ले, तुम सबकी बलि तो आज चढ़ के ही रहेगी। शैतान की प्यास बुझेगी आज, और मैं और मेरा परिवार फिर से नए जिस्म पालेंगे। ये कहते हुए उसके मुंह से कुछ मंत्र फूट पड़े थे। शैतान की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगी थी और इसी के साथ नीलेश के जिस्म पर कब्जा जमाए भस्मा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी थी। वह मेरी तरफ गंडासा लेकर बढ़ने लगा। सबसे पहले तेरी बलि चढ़ेगी लड़की, और उसके बाद इन लड़कियों की। सबसे अंत में ये लड़का खुद अपना सिर काटकर शैतान के चरणों में देगा। उसके खूनी इरादे जानकर मैं दहल रहा था। मैंने अब उससे मुकाबला करने का आखिरी प्रयास करने का फैसला किया था। अगर मरना ही है तो क्यों ना मुकाबला करके मरा जाए। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पास में पड़ा एक लकड़ी का मोटा लठ उठाया और नीलेश के हाथ पर वार किया। उसके हाथ से गंडासा छूटकर दूर जा गिरा। मेरी इस हरकत से जैसे आग बबूला हो उठा था वह, और उसके एक इशारे पर ही पीछे से रूही ने मुझ पर लाश से वार किया। एकदम से होने वाले किसी भी हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं फिर से जमीन पर जा गिरा। अब उन दोनों ने मुझे कसकर पकड़ लिया था। उनके जिस्म में पता नहीं कैसी शैतानियत सवार थी कि मैं चाहकर भी खुद को उनसे नहीं छुड़ा पा रहा था। मुझे शैतान की मूर्ति के सामने पीठ के बल लेटा दिया गया था। अब मेरा अंत निकट था। मैंने आंखें बंद कर ली थी। तब तक नीलेश फिर से गंडासा संभाल चुका था और घुर्राता हुआ सा फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने हवा में गंडासा लहराया और एक चीख हवा में गूंज उठी, जो कि मेरे मुंह से नहीं बल्कि खुद नीलेश के मुंह से ही निकली थी, क्योंकि उसके गंडासे वाले हाथ पर किसी चीज का जोरदार वार हुआ था और एक बार फिर से गंडासा उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। मुझे ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने उस तरफ नजरें घुमाकर देखा जिस तरफ से वार हुआ था, और इसी के साथ मैं हैरानी से लगभग उछल ही पड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। हैरानी के सागर में गोते लगाते हुए मेरे मुंह से निकला, भिखादेव। हाँ, वह भिखादेव ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था, जो साक्षात मेरे सामने खड़े थे, जिंदा और सही सलामत। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और उनके साथ एक अन्य साधु भी खड़े हुए थे, जिनके चेहरे पर अनोखा तेजपन था, जो युवा थे। इतना ही नहीं, उस दूसरे साधु ने कुछ जलते हुए से गोले निकाले और उस स्थान पर जल्दी से फेंक दिए। भिखादेव ने एक लोटे से अभिमंत्रित जल लिया और मुझे छोड़कर नीलेश और दोनों लड़कियों पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उन सबके मुंह से चीखें निकलने लगी थी और वे वहां से भागने लगे थे, मगर गोले से निकली हुई आग ने उस स्थान के आसपास एक घेरा सा बना दिया था, जिसमें से चाहकर भी वह सभी बाहर नहीं निकल सके थे। एकदम से बाजी पलट गई थी। इतने में भिखादेव बोले, क्यों, कैसी रही भस्मा? यूं मुझे सही सलामत देखकर हैरान हो कि मुझे तो तुमने मार डाला था, फिर मैं वापस जिंदा कैसे हो गया? एक मुस्कान भिखादेव के चेहरे पर विराजमान थी। मैं तो कभी मरा ही नहीं था मूर्ख, बल्कि तुझे मारने का बंदोबस्त करने चला गया था यहाँ से। तूने जिसे मारा वह एक छलावा था, तुम्हारा दुष्ट भ्रम था। आखिर हम भी तंत्र मंत्र जानते हैं। कुछ ऐसा करके मैं तुम्हारा ध्यान भटका रहा था, क्योंकि इतने में मुझे अपने परम शिष्य आनंद देव को यहाँ लाने का समय मिल जाना था, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए हम दोनों की एक साथ आवश्यकता थी। मैं जानता था कि चंद्र ग्रहण होने से पहले तुम किसी को कोई अहित नहीं करोगे, इसीलिए बंगले से चुपचाप चला गया था मैं, और तुमने समझा कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, और इसी भ्रम में रहकर तुमने मेरे प्रतिरूप पर वार किया। उसके बाद मेरे घायल होने और मरने का माया जाल तुमको उलझाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। मकसद था कि उतने समय में तुम्हें नर्क भेजने का पूरा इंतजाम कर सकूं, जो कि अब मैंने कर लिया है। इतने में भस्मा दहाड़ा और बोला, तू बहुत खतरनाक है बुड्ढे, लेकिन तू एक बात भूल गया कि हमारा कब्जा अब भी तेरी कागजी टीम के जिस्मों पर है, और अगर मैंने एक इशारा किया तो उन सबके जिस्म मांस के लोथड़े में बदल जाएंगे। तुम बड़े बेवकूफ भूत हो भाई। भिखादेव ने उसे छेड़ा। अभी मैंने बताया था ना कि मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। तेरा कोई वार आज नहीं चलेगा। ये आग की लपटें तुमको यहाँ से भागने नहीं देंगी, और आनंद देव के द्वारा पढ़े हुए मंत्रों के कारण तुमको इन बच्चों के जिस्म से बाहर निकलना ही होगा, वरना अभिमंत्रित जल के छींटे तुमको चीखने पर मजबूर कर देंगे। इसी के साथ आनंद देव ने तेज तेज मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। साथ साथ भिखादेव जल के छींटे उन पर मारने लगे। चीखें गूंज उठी थी वहां पर, और सचमुच ही भस्मा, उसकी चुड़ैल बीवी और बच्चे को नीलेश और दोनों लड़कियों के जिस्म से बाहर आना पड़ा। अगले पल तीनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। आनंद देव और भिखादेव ने लपक कर उनको आग के घेरे से बाहर खींच लिया। मैं भी आग के घेरे से बाहर आ गया। अब आग की लपटें घिरकर छोटी होती जा रही थी। आनंद देव के मुंह से मंत्रों का उच्चारण बढ़ता जा रहा था, और इसी के साथ भस्मा और उसके शैतानी परिवार की चीखें भी गूंज रही थी। कुछ समय बाद आग का घेरा सिकुड़कर इतना छोटा रह गया कि उससे वह शैतान बच नहीं पाए। उनकी अंतिम चीखें गूंजी और कहीं विलुप्त हो गईं।
अंतिम बार एक शोला सा उठा और धुआं सा बनकर सब कुछ गायब हो गया। वसमा और उसका शैतानी परिवार उस आग में जलकर भस्म हो गया। उनको नर्क भेज दिया गया था। शैतानी ताकत हार गई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। अगले दिन बंगले के एक कमरे में मैं और सोनिका और दूसरे कमरे में नीलेश और रूही रुके हुए थे। मैंने सोनिका की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या उम्र भर मेरा साथ निभा सकोगी? मरते दम तक चाहूंगा तुम्हें, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वह मेरे सीने से लग गई। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसी समय बाहर कुछ गिरने की जोरदार आवाज हुई। डरकर सोनिका मुझसे सिमट सी गई। मैंने जब बाहर निकलकर देखा तो नास पीटे भोला के पास पड़ा एक बर्तन दिखाई दिया जो उसके हाथों से छूटकर गिर गया था। आपने समझा होगा कि फिर से कोई नया भूत आ गया और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और मैं अभी आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।